गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू नेवल एनसाइन। तो ये आपके हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने इंडियन नेवी का न्यू एनसाइन, जिसको आप फ्लैग कहते हो, उसको कोची में अनवेल किया है। और इस फ्लैग में हमारे इस फ्लैग में हमारे इंडियन फ्लैग के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मराठा नेवी का फ्लैग था उसको भी अकोमोडेट किया गया है। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं शिवाजी महाराज की नेवी का। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत फोकस किया था सी फेयरिंग प्रोग्रेस बढ़ाने में अपनी। इवन इंडियन नेवी भी रिकॉग्नाइज करती है। इंडियन नेवी ने लोनावला में जो है ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आईएनएस शिवाजी के नाम पे बनाया है। फिर वेस्टर्न नेवल कमांड जो है वो आईएनएस आंग्रे, जो कान्होजी आंग्रे जो आपके मराठा कमांडर थे, नेवल कमांडर, उनके नाम पर रखा गया है। फिर जो सील ऑफ शिवाजी है उसको हमारे इस आज की इंडियन जो नेवी का जो फ्लैग है उसके अंदर अकोमोडेट किया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए शिवाजी ने बहुत सी शिप्स बनाई और शिप बिल्डिंग टाउन्स बनाए, कल्याण, भिवांडी और गोवा। और लगभग 160 से 700 के करीब जो हैं वो लगभग मर्चेंट सपोर्ट और फाइटिंग वेसल्स उनके पास थे। तो उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी फॉरेनर्स के साथ अपने आप ही। और 8 to 9 पोर्ट्स उन्होंने डेक्कन में अपनी नेवी के लिए बनाए थे। अब ये आप कॉन्ट्रास्ट में देखो कि जो मुगल्स हैं उन्होंने अपनी नेवी पे ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने नेवी पे ध्यान नहीं दिया तो जो फॉरेनर्स हैं, जो ब्रिटिश थे, जो पोर्चुगीज थे, डच थे, उन सब ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। इसलिए वो मुगल्स जो है वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। अब हम देखते हैं कान्होजी आंग्रे के बारे में। तो कान्होजी आंग्रे जो है वो मराठा नेवी के कमांडर थे। और वो इतने पावरफुल कमांडर थे कि वो अकेले ही इंग्लिश, पोर्चुगीज, डच नेवल फोर्सेस के साथ लड़ पड़ते थे। और बहुत से जो मर्चेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कान्होजी आंग्रे के ही जो है कमांडरशिप में हुआ था। और उन्होंने अपना एक बेस बनाया था कोलाबा में, आपके मुंबई के पास ही लोकेटेड है, ऑफ कोर्स मुंबई का ही पार्ट है। और उन्होंने फिर और बेस बनाए सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग में, रत्नागिरी के पास। अब बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि कान्होजी जो हैं वो हमारे ग्रेटेस्ट नेवल कमांडर जो है प्री मॉडर्न हिस्ट्री के, हमारे कान्होजी थे। ठीक है। तो मराठा एम्पायर का तो, क्योंकि क्या है कि मराठा एम्पायर जो नेवल एम्पायर था वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि उनकी नेवी कैसी थी। लेकिन इससे पहले हमारे चोलाज के पास भी, राजा राजा चोला जो थे, उनके भी बहुत ही फॉर्मिडेबल नेवी थी। रादर वो अपने बे ऑफ बंगाल को तो बंगाल लेक कहते थे वो। ठीक है। मतलब वो उनकी जो एम्पायर था वो पूरा इंडोनेशिया, मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करते थे। आपको पता ही होगा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि चोला का जो है जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईएनएस विक्रांत। तो ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 इसको आप कह सकते हो। तो आईएनएस विक्रांत है इसका नाम। इसको जो है वो लॉन्च किया है, कमीशन कर दिया रादर इसको हम कहेंगे। तो ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनसली डिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड है। और इंडियन नेवी को ये ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए और स्ट्रेंथन कर रहा है। ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? जिसकी ग्लोबल रीच होती है, जो ग्लोबली, अब जो आईएनएस विक्रांत है ये 8000 माइल्स तक ऑपरेट कर सकता है। तो लगभग पूरे ग्लोब को ही ये कवर कर सकता है। अब आईएनएस विक्रांत का बैकग्राउंड क्या है कि एक्चुअली जो आईएनएस विक्रांत है ये इससे पहले भी एक आईएनएस विक्रांत था हमारे पास, जो कि ब्रिटिश ने अपने लिए बनाया था 1943 में। उसका नाम था HMS हरक्यूलीज। ठीक है। तो HMS जो हरक्यूलीज था उसको यूके ने इंडिया को जो है सेल किया था 1957 में। और आईएनएस विक्रांत उस नाम से उसको कमीशन किया था इंडियन नेवी ने 1961 में। 1971 की वॉर ऑफ पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड करने में इस आईएनएस विक्रांत ने इंडिया को बहुत हेल्प किया था। लेकिन 1997 में उसको हमने डीकमीशन किया था आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। उसी का ही 25 साल के बाद हमने आईएनएस विक्रांत को अब कमीशन किया है इंडियन नेवी ने, जिसका डिज़ाइन किसने बनाया है? डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने। ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2002 में अप्रूवल दिया, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो है खर्चे के साथ जो है इसको बनाया गया, इस वेसल को। और इसकी वजह से इंडिया में हमारी मिलिट्री शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री बहुत जायंट लीप लिया है उसने। हमारे वॉरशिप ग्रेड स्टील बनाने में हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है एक्सपीरियंस मिला है। डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी को एक्सपीरियंस मिला है। और भी बहुत सी, रादर आपको पता होगा कि लगभग 550 इंडियन कंपनीज ने मिलकर इस आईएनएस विक्रांत को बनाया है। इसका इंडिजनाइजेशन कंटेंट जो है वो लगभग 76% है। विक्रांत जो है 4 गैस टर्बाइन जो से बनाया गया है।
से चलता है रादर। और इसमें जो कंबाइंड गैस एंड गैस गियर बॉक्सेस हैं वो जर्मनी ने सप्लाई किए थे, इंडियन कंपनी एलेकॉन ने उसको इंटीग्रेट किया है। INS विक्रांत हमारा 262 मीटर्स लॉन्ग है, 62 मीटर ये वाइड है, हाइट इसकी 59 मीटर्स है, 14 डेक्स हैं इसमें, 30 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ये कैरी कर सकता है, लगभग 2 फुटबॉल स्टेडियम्स के जितनी इसकी लंबाई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रीलंका एग्रीमेंट विद IMF। तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका ने एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया IMF के साथ, जिसमें लगभग $2.9 बिलियन का लोन जो है वो IMF श्रीलंका को देने वाला है, अगले 4 साल के अंदर वो जो है वो लोन इनको मिलने वाला है। तो अब आपको पता है श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, लगभग 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग पहुंच चुकी है, हाई पब्लिक डेट है। अब आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हमने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत ही बुरा चल रहा है। तो करंट इन्फ्लेशन लेवल 65% पहुंच चुका है। उनका जो फॉरेन डेट है वो $51 बिलियन है, जिसमें से $28 बिलियन जो है वो रीपे करना है 2028 से पहले, मतलब आधे से ज़्यादा उनको 2028 से पहले उसको पे करना है। अब IMF कह रहा है कि उनकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो 8.7% माइनस में जाएगी 2022 में, मतलब श्रिंक होगी, और इन्फ्लेशन जो है वो 60% से ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए एग्रीमेंट क्या किया गया है? अब ये एग्रीमेंट जो है ये प्रोविजनल एग्रीमेंट है। प्रोविजनल मतलब कि IMF ने साइन तो कर लिया, लेकिन इसकी IMF के मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इसको अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी ये जो है पैसा श्रीलंका को मिल पाएगा। अब इसमें एक और अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। क्या जो श्रीलंका के इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हों, एसेट मैनेजर हों, मल्टीलैटरल एजेंसीज हों, या फिर कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, इंडिया, क्या वो इस डेट जो है रीस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव करेंगे? जो IMF ने कहा है कि हाँ आप थोड़ा डेट जो है उसको रीस्ट्रक्चर कर दो। कैसे रीस्ट्रक्चर कर दो? थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दो, थोड़ा उसका जो है प्रूनिंग कर दो। तो क्या उसके लिए ये बैंक्स, एसेट मैनेजर्स, मल्टीलैटरल एजेंसीज और ये कंट्रीज एग्री करेंगी? उसके अगर एग्री करती हैं, फिर IMF मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल देती है, उसके बाद से ही जो है ये $2.9 बिलियन श्रीलंका को मिलने शुरू होंगे, जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और उनका पब्लिक डेट जो है वो खत्म करने में उनको हेल्प मिलेगा। ऑफ कोर्स 4 साल अगले लगेंगे, उसमें ये $2.9 बिलियन जो है वो श्रीलंका को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशंस हैं। IMF ने शर्तें रखी हैं कि आपको फिजिकल कंसोलिडेशन करनी है, अपना खर्चा रोकना है, न्यू प्राइसिंग लेके आनी है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सोशल स्पेंडिंग जो है उसको हाइक करना है, सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी जो है उसको बढ़ाना है, और डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स को भरना है, दोबारा से रीबिल्ड करना है। अब कुछ और भी रिफॉर्म सजेस्ट किए, जैसे इनकम टैक्स जो है अपना पर्सनल इनकम टैक्स उसको प्रोग्रेसिव बनाओ, फिर टैक्स बेस को अपने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और वैट को ब्रॉडन करो। और उन्होंने कहा है कि अगर ये सब करते हो तो हम ये सोच सकते हैं कि 2024 तक एक प्राइमरी सरप्लस जो है 2.3% ऑफ GDP का श्रीलंका में आ जाएगा। लेकिन अब आप ये देखो कि जितना IMF इतनी सारी शर्तों के साथ श्रीलंका को जो लोन दे रहा है, अगले 4 साल में जो श्रीलंका को पैसा मिलने वाला है, उससे ज़्यादा तो ऑलरेडी इंडिया पिछले 4 महीने में ही उनको दे चुका है विदाउट कंडीशंस, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया की जो हेल्प है वो IMF की हेल्प जो है, जो 4 साल बाद 4 साल तक मिलेगी, जो 4 साल के ट्रेंचेस में मिलेगा श्रीलंका को, उससे ज़्यादा हेल्प इंडिया पिछले 4 महीने में ऑलरेडी श्रीलंका को दे चुका है, ठीक है। सो इससे IMF के ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि वो बाकी कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन, पाकिस्तान, इनको तो बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए आए, लेकिन श्रीलंका को बहुत ही टाइम लगा दिया उन्होंने हेल्प देने में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड ट्रेंड्स ऑफ स्कूल एनरोलमेंट्स बाय 2025। तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो NCERT जो है उन्होंने बोला है कि जो एनरोलमेंट इन प्राइमरी क्लासेस है वो 2011 से ड्रॉप होनी शुरू हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि 2025 तक यही ट्रेंड रहेगा। क्यों यह ट्रेंड रहेगा? क्योंकि जो 6 से 16 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब जो एनरोलमेंट है, अगर हम 1950 से 2016 के बीच में देखें तो लगभग 900% इंक्रीज हुआ है स्कूल एनरोलमेंट में बच्चों का। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका तो इंक्रीज लगभग 1000% हुआ है, ठीक है, 1950 से 2016 के कंपैरिजन में। अपर प्राइमरी क्लासेस और सेकेंडरी स्टेजेस दोनों में जो है डिक्लाइन देखने को मिला एनरोलमेंट में 2016 और 2019 रिस्पेक्टिवली में। अब ये पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन जो है बच्चों की डिक्लाइन हो रही है, ऐसा नहीं है कि एनरोलमेंट कम हो रहा है, ठीक है, बच्चों की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है।
और ये डिक्लाइन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ में जो है ये 1990 से ही शुरू हो चुका है, ड्रॉप इन एनरोलमेंट का। ये भी ऑफ कोर्स ड्यू टू पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब ये स्टडी क्या है? ये स्टडी एनसीईआरटी के एजुकेशनल सर्वे डिवीजन ने की है कि क्या स्कूल एजुकेशन में कैसे जो है प्रोग्रेस चल रही है, बच्चे किस तरह से एनरोलमेंट करवा रहे हैं स्कूल्स में, स्टेट स्कूल में या यूनियन टेरिटरीज़ में। और 1950 से लेके आज तक की जो है रिपोर्ट को स्टडी किया है एनसीईआरटी ने, उसके बाद ही रिपोर्ट को निकाला है। और डेटा कहाँ से मिला है उनको? ये एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिश करती है, ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे जो आपका एनसीईआरटी खुद कंडक्ट करवाता है, और अभी हमने पढ़ा था ना यूडीसे। यूडीसे क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इन सब के डेटा को कंबाइल करने के बाद ये स्टडी कंडक्ट की गई है। तो अब ये स्टडी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारे पॉलिसी प्लानर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि वो आने वाले टाइम में क्या स्कूल एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उइघुर राइट्स अब्यूजेज इन जिनजियांग। तो यूनाइटेड, ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने चाइना को अक्यूज किया है कि चाइना सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है जिनजियांग प्रोविंस में अगेंस्ट उइघुर मुस्लिम्स। तो अब यूएन की जो ये रिपोर्ट है, अब याद रखो यूएन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो चीफ थी, उनको कहा जाता था कि वो प्रो चाइना है और वो कभी भी जिनजियांग के बारे में जो है रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दे रही थी। तो जो लास्ट डे था उनका, जब वो ऑफिस से जो है वो रिटायर होने लगी, तो उन्होंने लास्ट दिन जो है ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो बहुत से क्वेश्चंस भी खड़े किए गए हैं यूएनएचआरसी के ऊपर, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में। सो एनीवेज यूएन ने कहा है कि चाइना ने लगभग मिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है वो एक तरह से डिटेंशन कैंप्स में डाला है और उनको टॉर्चर किया गया है, उनको अपनी रिलीजन और अपनी लैंग्वेज से जो है को छोड़ने को जो है मजबूर किया गया है। तो ये सब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये उइघुर्स हैं कौन? ये नोमैडिक टर्किक पीपल हैं जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं। शिनजियांग जो है में 12 मिलियन उइघुर्स रहते हैं और कुछ पॉपुलेशन कजाकिस्तान, टर्की और साथ की जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी लोकेटेड है। और उइघुर्स को चाइना ने 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में शामिल किया हुआ है ऑलरेडी। अब शिनजियांग के बारे में देखते हैं। तो शिनजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना में पड़ता है। कंट्री का लार्जेस्ट प्रोविंस है, याद रखो, कंट्री का लार्जेस्ट प्रोविंस शिनजियांग है, नॉट तिब्बत, ठीक है। 1/5 ऑफ वर्ल्ड की कॉटन जो है वो शिनजियांग में ही उगती है और ये शिनजियांग रीजन ऑयल और नेचुरल गैस से भरपूर है, ठीक है। और इनकी सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी अच्छी है, प्रॉक्सिमिटी अच्छी है, इसलिए जो है चाइना इसको एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक की तरह भी देखता है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उइघुर्स में प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो उइघुर्स जो है वो मुस्लिम्स हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो एथिस्ट पार्टी है ना। तो जो ये उइघुर मुस्लिम्स हैं, ये टर्किश लैंग्वेज से की इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज सिमिलर है और ये कल्चरली और एथनिकली जो है वो सेंट्रल एशियन नेशन से क्लोज है, ना कि चाइनीज लोगों से, ठीक है। तो लगभग शुरुआत ऑफ 20th सेंचुरी में उइघुर्स जो है वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर ली थी फ्रॉम चाइना, लेकिन चाइना की जो न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई 1949 में, उसने इनको ऊपर दोबारा कंट्रोल कर लिया। जब 1990s में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है उइघुर में ये भी जो है वो रिवोल्ट करने लगे अगेंस्ट चाइना, लेकिन चाइना ने वायलेंटली इनको सप्रेस करके इन डेमोन्स्ट्रेशंस को जो है वो दबा दिया, ठीक है। अब डेमोग्राफी कैसे चेंज कर रहा है चाइना वहाँ पर? चाइना जो है जो हैन चाइनीज़ हैं, जो आपके जो ईस्ट में रहते हैं, जो बीजिंग में, या जो एक्चुअल चाइनीज़ जो हैं जो ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहते हैं, उनको बेस्ट जॉब देता है जिनजियांग में भेजकर, और जो उइघुर्स को उन्हीं की जो है लोकेशन में, उन्हीं के जिनजियांग में उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बना रखा है चाइना ने। अब 1949 के आंकड़े देखें तो 76% जो टोटल पॉपुलेशन थी उइघुर्स की वो जिनजियांग में थी और हैन चाइनीज़ उस टाइम पर सिर्फ 6.2% जिनजियांग में रहते थे। लेकिन अब 2010 के डेटा के हिसाब से 45% उइघुर की पॉपुलेशन हो गई है और 40% हैन चाइनीज़ की पॉपुलेशन हो गई है। अब चाइना क्या करता है कि वहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया हुआ है और वहाँ पर वो उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने देता। वो मुस्लिम्स जो हैं उनको फास्ट नहीं रखने देता रमज़ान के टाइम पर। वो एक चाइना ने 2017 में एक पॉलिटिकल री एजुकेशन प्रोग्राम बनाया। मतलब वो क्या, उन्होंने उसका नाम क्या दिया कि सिनीसाइजेशन ऑफ जिनजियांग, मतलब चाइनीज़ कल्चर में उनको अकोमोडेट करना, उनके जो नेटिव कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन उनको ऊपर सर्वेलेंस रखी जाती है, उनकी मूवमेंट को जो है ट्रैक किया जाता है कि कहीं वो अपने रिलीजन को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, कि उनको वो प्रॉपरली जो है
चाइनीज़ कल्चर में अकोमोडेट करना चाहते हैं, उनके रिलीजन जो उनके इस्लाम को वो दबा कर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये एक जो चाइनीज़ गुलाग चल रहा है, चाइनीज़ जेनोसाइड चल रहा है जो शिनजियांग में, उसके ऊपर यूएनएचआरसी की रिपोर्ट आई है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर को जो है कोल्ड शोल्डर दे दिया, मतलब कि उन्होंने एक तरह से मना कर दिया कि वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। अब ये क्राइम एक्ट है क्या? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, एनसीआरबी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। और ये क्या करता है कि बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस फोर्सेज के बीच में जो हेनस क्राइम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो कह रही हैं कि ये जो पुलिसिंग है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहती हैं। बहुत सी स्टेट्स इसको इसलिए मना कर रही हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैरी रॉय। तो मैरी रॉय के लिए आप आर्ट एंड कल्चर से भी इसको देख सकते हो, सोशल इशूज से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैरी रॉय जो है वो एक एजुकेटर और विमेन राइट एक्टिविस्ट थे, उनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है। तो वो बहुत फेमस है सुप्रीम कोर्ट के 1986 के लॉ सूट के लिए, जिसमें जो केरला में सीरियन मालाबार नासरानी कम्युनिटी का जो इनहेरिटेंस लॉ था, जो जेंडर बायस था, उसके खिलाफ उन्होंने एक जो है वो सोशल कैंपेन चलाकर सुप्रीम कोर्ट में जीता था। तो उससे क्या हुआ कि जो सीरियन क्रिश्चियन विमेन जो आपके केरला में रहती थी, उनके पास एज कम्पेयर टू मेल सिबलिंग्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं थे। लेकिन इन मैरी रॉय की वजह से जो है ये ट्रेवनकोर सक्सेशन एक्ट, कोचीन सक्सेशन एक्ट और जो है उसको जो है उसके ऐसे प्रोविजंस जो कि मेल सेंट्रिक प्रोविजंस थे, उनको जो है डिस्कार्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इंडियन सक्सेशन एक्ट के स्तर पर उसको लेके आया गया, ठीक है। सो जो आपको पता होगा कि जो अरुंधति रॉय जो एक मैन बुकर प्राइज विनिंग ऑथर हैं, वो इनकी बेटी हैं, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is new naval ensign. So this topic is important for your security section and most importantly for your history section also. So PM Modi has recently unveiled the new naval ensign at Kochi, and the country has now adopted the seal of Chhatrapati Shivaji Maharaj because their navy is considered as the most efficient navy of the pre-modern stage. So you know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had put great emphasis on seafaring prowess. Even the Indian Navy has acknowledged this fact because they have named a training establishment at Lonavala, and it is called the INS Shivaji, INS Angre. So this INS Angre is basically named after Kanhoji Angre, who was the commander of Maratha Navy. And the new ensign of Indian Navy also has, apart from the Indian flag, also has the seal of Shivaji also. And what was the naval prowess of Maratha Empire? So Shivaji built ships and in towns like Kalyan, Bhiwandi and Goa, and he almost had 160 to 700 merchant support and fighting vessels. He also started trading with foreigners on his own, and he also possessed about 8 to 9 ports in the Deccan. So then who was Kanhoji Angre? So he was the commander of Maratha Navy, and he's credited with holding his own against the English, Portuguese and Dutch naval forces. He is considered as one of the greatest naval commander in pre-modern Indian history. He ensured that merchants who were trading during the Maratha Empire were protected on the seas, and he also set up a base in Kolaba, and more bases were set up at Suvarnadurga and Vijayadurg near Ratnagiri. So apart from, of course, Maratha Empire, we also know that Cholas had a formidable navy at that time. Because of that, they were able to control the Indian Ocean. And even the countries like Singapore, Indonesia, the modern countries like Indonesia, Singapore, etc., Maldives, all of these were part of the Chola Empire once. So the next topic is INS Vikrant. So this topic is important for our security section. So Government of India, or rather the country, has commissioned India's first indigenous aircraft carrier called the IAC-1, or it has been named as INS Vikrant. So it is indigenously designed and constructed, and it will strengthen the Indian Navy's capability as a blue water navy. So what is a blue water navy? It means a navy which has global reach. So INS Vikrant owes its existence to the first aircraft carrier which India procured in 1957 from Britain. It was known as
HMS Hercules. So India commissioned this aircraft carrier in 1961, and it helped us during the 1971 war with Pakistan, especially in the naval blockade of East Pakistan. But this ship was decommissioned in 1997 after 36 years of service. So that's why, owing to the great record of INS Vikrant in 1971, we have developed this IAC-1, and we have named it INS Vikrant again. And the Cabinet Committee on Security accorded approval for this project in 2002, and almost 20,000 crore have been spent on the construction of this vessel. So this money that we have spent is worth it, because it has led to the development of warship grade steel by the Steel Authority of India and the Defense Metallurgical Research Laboratory. Besides these two major giants, almost 550 Indian companies were involved in the construction of INS Vikrant, and its indigenization content is about 76%. Unlike Vikramaditya, the current aircraft carrier that we have, which is steam propelled, Vikrant is propelled by 4 gas turbines, which we have procured from Germany, but it has been integrated by an Indian company named Elecon. So INS Vikrant is almost 262 meters long, which means it is almost twice the size of a football field, and it has 14 decks, and it can carry up to 30 aircrafts, fighter jets, and helicopters. It has about an endurance of 7,500 to 8,000 nautical miles. So it will make Indian Navy as a truly blue water navy. So the next topic is Sri Lanka's agreement with IMF. So this topic is important for international relations. So Sri Lanka has reached a preliminary agreement with the International Monetary Fund for a loan of about $2.9 billion, which will be paid to Sri Lanka in 4 tranches in the next 4 years. So Sri Lanka, you know that it is facing a double whammy of rising prices, that is inflation and high debt. Their inflation is almost 65% currently, and they owe almost $51 billion in foreign debt, of which 28 billion has to be paid by 2028. So more than half of their debt has to be paid in the next 6 years. IMF has said that the Sri Lankan economy will shrink by almost 8.7% in 2022, and their inflation would rise to almost 60%. So what is this agreement? So this agreement is a provisional agreement. It is not conclusive now. It is not conclusive now because there are certain conditions which need to be met before this money would flow to Sri Lanka. First, of course, it is that IMF management and executive board has to approve it. Then the Sri Lankan international creditors, like the banks from which Sri Lanka has taken loan, asset managers, multilateral agencies like even the IMF and World Bank, even the bilateral creditors like China, Japan, and India, they all have to approve this debt restructuring of Sri Lanka. Only after that, this IMF loan would flow to Sri Lanka. And apart from that, IMF has its own conditions which need to be followed by Sri Lankan government. Like they have to go for fiscal consolidation, they have to stop unnecessary spending, they have to introduce new pricing for fuel and electricity, they have to hike their social spending, make their central bank more autonomous, rebuild their depleted foreign reserves, make personal income tax more progressive, broaden the tax base of their corporate income tax and VAT. And IMF is projecting that only if these reforms are undertaken, the Sri Lankan economy would be able to achieve a primary surplus of 2.3% of GDP by the year 2024. But the catch here is that after meeting all these conditions, the support that would flow to Sri Lanka is almost $2.9 billion, which will be paid in over the next 4 years. And the catch here is that India has provided Sri Lanka more than this amount in just over 4 months without onerous conditions. So this also raises questions about IMF. It is imposing conditions, but it is not it is not being as helpful to Sri Lanka as it has been to other countries like even Pakistan.
So the next topic is projection and trends of school enrollments by 2025. So this topic is important for our governance section. So NCERT has recently released a study called this projection and trends of school enrollments by 2025, in which it has said that school enrollment in primary classes has been dropping since 2011, and it is being expected that this trend will continue until 2025. So then why is it happening? Because there is a decline in the population in the age group of 6 to 16 years in the country. And this enrollment in the school system, if we compare it with 1950, then it has grown by almost 900%. But the good news is that the enrollment of female students has increased sharply by almost more than 1000%. So upper primary, secondary stages both have seen a decline in enrollment in 2016 and 2019 respectively, and it is a function of population and not any other cause. So even the drop in the enrollment of students belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities began in the year 1990s. And let us also see about this study. So this study has been conducted by NCERT's Educational Survey Division, and they have relied upon the data provided by the educational statistics published by the Ministry of Education, All India School Education Survey, which is conducted by NCERT itself, and the UDC data also, which is collected by the Education Ministry, which we have already discussed in our current affairs also. So this study is giving us projections about the enrollment of students in various states and union territories, and it has studied the trend since 1950, so that this will be a very useful for our policy planners, policy makers, and researchers. So the next topic is Uyghur rights abuses in Xinjiang. So this topic is important for international relations. So United Nations has accused China of committing serious human rights violations. This is just a fun fact that UNHRC chief, she was always accused as to being pro-China. And just before demitting office, on the last day, she has released this report, which was already with the commission or the council for many months. It was not released during the Trump period, but it has been released just before the day she was demitting office. So, anyways, this report is accusing China of launching a crackdown on Uyghurs and other ethnic groups in Xinjiang, and almost more than 1 million people from Xinjiang have been tortured and they have been forced to abandon their language and religion in the Xinjiang province, and they have been forced into detention camps. So this is what UNHRC report is saying. So then, who are Uyghurs? Why are they being persecuted, or why is there a genocide by Chinese Communist Party in the Xinjiang region? So these Uyghurs are nomadic Turkic people. They are native to China's Xinjiang province, and apart from Xinjiang, they also there is a sizable population in Kazakhstan, Turkey, and other Central Asian countries. And where is Xinjiang? So Xinjiang is located in the northwest of China. It is the largest province of China. Almost 1/5 of world's cotton is produced by Xinjiang, and it is very rich in oil and natural gas because it is, and also because it is close to Central Asia and Europe. China considers it as a very important link for its trade. You know that it was also part of the Silk Trade Route in the history. So that's why China does not want to lose control over Xinjiang. So, but why is there a tension between Chinese Communist Party and the Uyghurs? You know that Chinese Communist Party, or any communism in totality, they are apprehensive of religion. They consider religion as the opium of masses. You know that Karl Marx gave this statement. That's why they do not consider religion as to be relevant to any human. So that's why because these Uyghurs are Muslims and they try to practice their own religion. That's why the Chinese Communist Party does not accept it. It is apprehensive of their faith, and basically during the early 20th century, Uyghurs were declared independence for their region. But after the Chinese Communist Party assumed control of China in 1949, they brought Xinjiang under their control. Even during the collapse of Soviet Union, there was some separatist voices which began voicing concerns for Xinjiang region, but China suppressed these demonstrations forcibly. China has been accused of changing the demographics of this region.
Han Chinese people who are from the eastern provinces, the actual Chinese people, they are given the best jobs in Xinjiang, while the Uyghurs are treated as second-class citizens in their own I would say country rather. Okay, so in 1949, Uyghurs were 76% of the total population in Xinjiang, and Han Chinese were just 6.2%. But if we see at the 2010 census data, now the Uyghurs are 45% and the Han Chinese form 40% of the population of Xinjiang. So China has Chinese government, the Chinese Communist Party rather, I would say, has come down very heavy-handedly on the ethnic assimilation of Uyghurs. They have banned these Uyghurs from fasting during the holy month of Ramadan. They have launched a political re-education program in 2017, so as to rob them or rob these Uyghurs of their religious identity and to assimilate them with a broader Chinese identity. They are rather being tracked by the Chinese Communist Party. High-tech surveillance system has been introduced in Xinjiang region through the government to so that people can be tracked and they can be dissuaded from practicing their religion. So the next topic is crime multi-agency center. So this topic is important for your security section. So all 7 states and at least 7 states and almost one union territory has declined the central government's online platform, the Crime Multi-Agency Center, which is meant to share information between various police forces on heinous crimes. So it was rather launched by the Union Home Ministry and it is to be rather enforced by the National Crimes Records Bureau. But certain states are accusing the center of encroaching upon their rights because policing and law and order are the state subjects. So the next topic is Mary Roy. So this topic is important for your social issues. So she was an educator and women rights activist, and she has recently died at the age of 89. She is known for winning a Supreme Court lawsuit in 1986, and this was a lawsuit against the inheritance law which prevailed in the for the Syrian Christian women in Kerala, and it denied equal rights for women as compared to the male siblings in the ancestral property. And she is known for the abolition of such provisions which were there in Travancore Succession Act of 1916 and Cochin Succession Act of 1921, and now the provisions are made at the equal level as that mentioned in the Indian Succession Act of 1925. So now these laws have been made gender neutral, and she is credited for this fight. You may be knowing that her daughter is the Man Booker Prize winner Arundhati Roy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.